जनवरी मंथ विजन आईएएस मंथली कंपाइलेशन, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप साइमल्टेनियसली देखिएगा, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्ट कर सकती है या नहीं, ताकि जज एडवोकेट जनरल एयर की पोस्ट को फिल किया जा सके। एयरफोर्स आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी 2007 में एएफटी एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था। ये ट्रिब्यूनल उन लोगों के डिस्प्यूट्स या कंप्लेंट्स को सुनता है जो आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1915 के सब्जेक्ट होते हैं। ये अपील सुनने का भी अधिकार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 226 के तहत पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ये भी कहा गया कि पॉलिसी बनाना जुडिशियरी का काम नहीं है। ट्रिब्यूनल एक प्रकार के क्वेसी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जुडिशियरी के लोड को कम करना या स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज के साथ फैसला लेना। 1976 में आर्टिकल्स 323A, 323B को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने का अधिकार देता है। 323B स्टेट या पार्लियामेंट को स्पेसिफिक एरियाज के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने का अधिकार देता है, जैसे टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म्स। ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर्स के साथ टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं जो उन्हें ट्रेडिशनल कोर्ट से अलग बनाते हैं। जुरिस्डिक्शन, हर ट्रिब्यूनल के पास स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होती है ताकि वो अपने एक्सपर्टीज के एरिया में केसेस को सुन सके। कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है, यानी ये लोअर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट बॉडीज के डिसीजन के खिलाफ अपील्स सुन सकते हैं। अपील्स, ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के खिलाफ अपील्स यूजुअली हाई कोर्ट में की जाती है, लेकिन कुछ लॉज स्पेसिफाई करते हैं कि अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की जाए। सिग्निफिकेंस, स्पेशलाइजेशन, ट्रिब्यूनल्स इंश्योर करते हैं कि केसेस का फैसला उन एक्सपर्ट्स के थ्रू हो जिनका उस स्पेसिफिक एरिया में डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस हो। स्पीडी रेजोल्यूशन, ये ट्रिब्यूनल्स जल्दी फैसला लेने में मददगार होते हैं जो खास करके सर्विस मैटर्स, टैक्स डिस्प्यूट्स या एनवायरमेंटल इश्यूज में जरूरी होता है। रिड्यूस केस लोड्स, स्पेसिफिक केसेस हैंडल करके ट्रिब्यूनल्स ट्रेडिशनल कोर्ट्स के बर्डन को कम करते हैं जो जुडिशियल बैकलॉग को एड्रेस करने में मददगार हैं। एक्सेसिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स पूरे देश में ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं जिससे लिटिगेंट्स को आसानी से एक्सेस मिलता है। एफिशिएंसी इन सर्विस मैटर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जैसे ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस रिलेटेड मैटर्स को जल्दी रिजॉल्व करने में मदद करती हैं। कंसर्न्स, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं जिससे उनकी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल्स के सिलेक्शन कमेटी में जुडिशियल डोमिनेंस ना होने से सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन वॉलेट होता है। पेंडेंसी ऑफ केसेस, 2021 में आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के पास 18,829 पेंडिंग केसेस थे। ह्यूमन रिसोर्स की कमी इन पेंडिंग केसेस का एक मेजर रीजन है। टर्म ऑफ ऑफिस, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंबर्स का शॉर्ट टेन्योर और रीअपॉइंट की प्रोविजन एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बढ़ाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर, डिफरेंट ट्राइब्यूनल के प्रोसीजर्स में काफी वेरिएशंस होती हैं जिससे लीगल प्रिंसिपल का इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन और लिटिगेंट्स के लिए कंफ्यूजन होती है। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, ट्राइब्यूनल्स और रेगुलर कोर्ट के बीच ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के कारण कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग टेक्निकल मेंबर्स, कुछ ट्राइब्यूनल्स में टेक्निकल मेंबर्स के पास लीगल क्वालिफिकेशन नहीं होती जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चैलेंजेस आ सकते हैं। वे अहेड, एनहांस इंडिपेंडेंस, ट्राइब्यूनल्स के मेंबर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के मैकेनिज्म को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से बचने के लिए सफिशिएंट प्रोटेक्शन देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस 2015 ने रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसे नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन कहते हैं जो इंडिया के सब ट्राइब्यूनल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करे।
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीसी बनाने पर जोर दिया। टाइमली अपॉइंटमेंट, ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को तेजी से कंप्लीट करना चाहिए ताकि केसेस के रेजोल्यूशन में डिले ना हो और बैकलॉग कम हो सके। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करना हेल्पफुल हो सकता है ताकि फ्रेश केसेस के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत को समझा जा सके जो नए लॉज के इनेक्टमेंट के बाद आएंगे। क्लियर जुरिस्डिक्शन बाउंड्रीज, हर ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग और कंफ्लिक्टिंग डिसीजन से बचा जा सके। ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, टेक्निकल मेंबर्स के पास सफिशिएंट एडवोकेट लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो लीगल प्रिंसिपल्स को समझ सके और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर हो सके। की डेवलपमेंट्स इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम, 1941 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इंडिया में पहला ट्रिब्यूनल 1941 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये नोट किया कि हाई कोर्ट पर पब्लिक सर्वेंट्स के सर्विस केसेस का लोड ज्यादा था। इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पास किया गया जिसमें आर्टिकल 323A 323B को इंसर्ट किया गया। 1980 के बाद कई ट्रिब्यूनल्स अलग अलग एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुए। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैंडल करता है और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब सैट जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस के डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुनता है। 2017 के फाइनेंस एक्ट के थ्रू ट्राइब्यूनल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ट्राइब्यूनल्स को फंक्शनल सिमिलैरिटी के बेसिस पर मर्ज कर दिया गया। इससे ट्राइब्यूनल्स की संख्या 26 से रिड्यूस होकर 19 हो गई। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल और कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए रूल्स बनाए। 2021 में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट इनैक्ट हुआ जिसमें कुछ ट्राइब्यूनल्स जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एक्सेट्रा को अबॉलिश कर दिया गया और उनके फंक्शंस को एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज मेनली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी चेंज किया। फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट टाइटल्ड फाइनेंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रिलीज किया है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फिस्कल पोजीशन के बारे में है। 2020-21 से 2022-23 तक डिस्कस करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत के 3 लेवल विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंडेट करता है जो आर्टिकल 243 में प्रोवाइडेड है। पंचायत लोकल गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है। पंचायत लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है। भारत में टोटल 2.62 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, इतने मंडल है, इतने जिला परिषद हैं। ये अक्टूबर 2023 तक का बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 243H पंचायत को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को ऑथराइजेशन देता है ताकि ग्रांट इन एड पंचायत तक पहुंच सके। ये पंचायत को टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फी इंपोज, कलेक्ट और अलोकेट करने का पावर देता है। 243I हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन सेटअप करने का मैंडेट देता है जो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए मेजर्स रिकमेंड करेगा। आर्टिकल 283PB फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करने के लिए कहता है ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पंचायत रिसोर्सेज को ऑगमेंट किया जा सके। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर PRIs, इंटरनल और ओन सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड्स, बिल्डिंग, कमोडिटीज, प्रोफेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे फीस ऑन वाटर, फाइन्स एंड रेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, टाइड ग्रांट्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए earmarked, अनटाइड ग्रांट्स जनरल पर्पस के लिए विदाउट स्पेसिफिक कंडीशन, परफॉर्म बेस्ड ग्रांट्स रिकमेंडेशंस पर बेस्ड जैसे कि इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
Other sources: transfer from center or state government under schemes like Manrega, PMAY, etc. Loans from international bodies like World Bank. Importance of पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस: क्रिएशन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेट करता है गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को, लोकलाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की प्रैक्टिसेस को, इनेबल करता है रूरल डेवलपमेंट को, एम्पावर करता है वुमेन को क्योंकि 1/3 का रिजर्वेशन है, और प्राइमरी और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स पर, क्योंकि एकदम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट होती है। चैलेंजेस क्या क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस: सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी, ग्रांट्स का डिले और इनएडिक्वेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनकंसिस्टेंसी है डेटा में, पीआरआईज के फिजिकल हेल्थ एसेस करना डिफिकल्ट होता है ड्यू टू लैक ऑफ डेटा ऑन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, और स्किल स्टाफ की कमी। 2019-20 में सिर्फ 46% ग्राम पंचायत का ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हुआ है। टैक्स रिवेन्यू: पीआरआईज के टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस, फीस एंड फाइन। लिमिटेड टैक्स बेस, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक टैक्स रिवेन्यू रेज करने में चैलेंजेस क्रिएट करता है। करप्शन, फंड्स का मिसयूज, इंस्टेंसेस ऑफ पीआरआईज के इफेक्टिव फंक्शनिंग में रुकावट डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1.58 करोड़ का डाइवर्जन ग्राम पंचायत अकाउंट से बिना परमिशन के हायर ऑफिशियल्स के द्वारा विजयवाड़ा में देखा गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज रिपोर्ट के अनुसार 9 स्टेट्स ने स्टेट फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली कंस्टिट्यूट किया है, जिसमें से सिर्फ 2 ही एक्टिव हैं। इनिशिएटिव्स पीआरआई को इम्प्रूव करने के लिए: ई ग्राम स्वराज, ये पंचायत की क्रेडिबिलिटी एनहांस करने में मदद करता है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ज्यादा फंड्स डिवोल्यूशन को इंड्यूस करता है और हायर अथॉरिटीज द्वारा इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान: मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा हर साल ग्राम पंचायत और दूसरे लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, जिसमें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को लोगों के पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ प्रिपेयर किया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग: पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ये स्टेट्स और यूटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका एम है रूरल लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन करना, ताकि ये लोकल डेवलपमेंट नीड्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके और अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस रियलाइज कर सके जो एसडीजी से लिंक्ड हो। वे फॉरवर्ड: बजटरी सपोर्ट, हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से बजटरी अलोकेशन को इंक्रीज करना चाहिए ताकि पीआरआईज के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हों। साथ ही पीआरआईज के डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए। स्किलिंग: पीआरआईज मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है ताकि उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स एनहांस हो और फंड्स को इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली हैंडल कर सके। अकाउंटेबिलिटी: स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेजर्स इन्फोर्स करना चाहिए, जिसमें रेगुलर और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म शामिल हो ताकि फंड्स के मिसयूज और करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन को टाइमली हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और रिपोर्ट्स को स्टेट लेजिस्लेचर में रेगुलरली टेबल्ड किया जाना चाहिए। ये पीआरआईज की फाइनेंशियल पोजीशन को फोर्टिफाई कर सकता है और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेटर डिलीवरी करने में मदद मिलती है। अवेयरनेस: सिटीजन्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस और सिग्निफिकेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोकल गवर्नेंस प्रोसेसेस में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014: रिसेंट में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रोविजंस के स्लो इंप्लीमेंटेशन पर कंसर्न रेज किया है।
इवेंट के दौरान रिवैम्प्ड पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल का भी लॉन्च हुआ। पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के प्रोसेसिंग में मदद करता है, जैसे पीएम स्वनिधि, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा। की फीचर्स, राइट ऑफ वेंडर्स, हर स्ट्रीट वेंडर को अपने वेंडिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने का राइट है, बस उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ड्यूटीज ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, हर दिन अपने गुड्स और वेयर्स को टाइम शेयरिंग पीरियड के एंड में रिमूव करना होगा। वेंडिंग जोन्स और उसके आसपास की जगह को साफ और हाइजीन मेंटेन रखना होगा। सिविक एमिनिटीज और पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडिंग जोन में अच्छी कंडीशन में रखना। मेंटेनेंस चार्ज का पेमेंट करना जो लोकल अथॉरिटीज द्वारा डिसाइड किया जाता है। टाउन वेंडिंग कमिटीज़, ये कमिटीज़ हर लोकल अथॉरिटी में इस्टेब्लिश की जाएंगी। इनका नाम है वेंडिंग जोन्स, इनका काम है वेंडिंग जोन्स को इनमरेट, आइडेंटिफाई और अलोकेट करना सिटी में। टाउन वेंडिंग कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होगा कि एटलीस्ट 40% मेंबर्स स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिनमें से 1/3 वुमेन वेंडर्स होनी ज़रूरी है। सर्वे और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, हर 5 साल में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू करना होगा। एक्ट के मुताबिक वेंडर्स की लिमिट पॉपुलेशन की 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी, हर स्टेट में ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी बनानी होगी जो स्ट्रीट वेंडर्स की प्रॉब्लम को इम्पार्शियल, अनबायस तरीके से हैंडल करेगी। ये रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स के चेयरमैनशिप में होगी। सीज्ड गुड्स का रिलीज पीरियड, नॉन पैरिशेबल गुड्स 2 दिनों में और पैरिशेबल गुड्स सेम दिन में रिलीज किए जाएंगे जब क्लेम किया जाए। चैलेंजेस क्या क्या हैं? लोप-साइडेड इम्प्लीमेंटेशन, एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद भी सिर्फ 17 स्टेट्स ने ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाई है। सीलिंग ऑन नंबर्स ऑफ वेंडर्स जो कि 2.5% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सेट की गई है, जो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनएडवोकेट है। एक्सक्लूजन ऑफ रेलवे लैंड्स, ये एक्ट रेलवे लैंड्स पर अप्लाई नहीं होता जहां स्ट्रीट वेंडिंग की बड़ी एक्टिविटी है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर स्टेट में डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को इशू फेस करना पड़ता है। वे फॉरवर्ड, नंबर ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स की लिमिट सिटी के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग की जा सकती है। रेलवे स्टेशन के पास वेंडिंग जोन्स बनाने से वेंडर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के अंडर मॉडल वेंडिंग जोन्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की वेलफेयर के लिए स्मार्ट कार्ड्स का इशुएंस, जिसमें वेंडर आईडी कार्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इंटीग्रेटेड होंगे। पुलिस और लोकल बॉडीज ऑफिशियल की सेंसिटाइजेशन, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को ट्रेनिंग करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक्सेसिव एक्सचेंज अवॉइड किए जा सकें। स्ट्रीट वेंडर्स चार्टर का पब्लिकेशन, हर टीवीसी और सीओवी इशू रिन्यू करने और दूसरी एक्टिविटी के लिए टाइम स्पेसिफिक किया जाना चाहिए। रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए एक नई स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अप्रूव किया है। रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर ये आती है ये स्कीम। इसका जो पीरियड है अगले 2 साल मतलब 24-25 और 25-26 में इम्प्लीमेंट की जाएगी, जो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल का पार्ट है। 2 वर्टिकल्स, स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल, इसमें रिफॉर्म्स को आगे ले जाते हुए ग्रीवियंस रिड्रेसल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। AI असिस्टेड रिड्रेसल, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असिस्ट करके ग्रीवियंस रिड्रेल्स के टाइमलाइन को कम किया जाएगा।
यूनिफाइड ग्रेवियंस रिड्रेसल, इस प्रोजेक्ट के थ्रू सभी ग्रेवियंस पोर्टल को इंटीग्रेट करके एक सिंगल इंटरफेस बनाना पब्लिक ग्रेवियंस के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस। स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, स्ट्रेटेजिक अलोकेशन, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स स्कीम एक्सेट्रा। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये 2007 से इम्प्लीमेंट किया। ये एक सिंगल पोर्टल है जो सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के साथ कनेक्टेड है। इश्यूज जो रिड्रेस के लिए नहीं लिया जाता, आरटीआई मैटर्स, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स एक्सेट्रा। 2022 में गवर्नमेंट ने CPGRAMS के 10 स्टेप रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया। 10 स्टेप हैं ये। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ CP ग्राम्स, मतलब कि ग्रेवियंस को फास्ट ट्रैक करने के लिए ऑटो रूटिंग, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट, अर्जेंट ग्रेवियंसेस के लिए ऑटोमेटिक फ्लैगिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, पोर्टल में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में एक्सेस के साथ इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ग्रेवियंस रिड्रेसल इंडेक्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग, फीडबैक कॉल सेंटर, सिटीज से डायरेक्ट फीडबैक कलेक्ट करने के लिए 50 सीटर कॉल सेंटर, वन नेशन वन पोर्टल, स्टेट पोर्टल और अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल्स को CPGRAMS के साथ इंटीग्रेट करना, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, रिमोटेस्ट सिटीजन्स को ग्रेवियंसेस फाइल करने का एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ISTM और सेवोत्तम स्कीम्स के थ्रू अफेक्टिव ग्रीवियंस रेजोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग प्रोसेस, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और स्टेट्स UTS के मंथली रिपोर्ट्स, डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट, इंसाइटफुल डेटा एनालिटिकल के लिए स्टैब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस में न्यूज इन शॉर्ट, डुअल सिटीजनशिप। रिसेंट में यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप एक चैलेंज है। ये एक डुअल सिटीजनशिप या मल्टी सिटीजनशिप, ये एक इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के सिटीजन बनने का लीगल स्टेटस है। कंट्रीज़ जो डुअल सिटीजनशिप ऑफर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड, अल्बानिया, इजराइल, पाकिस्तान एक्सेट्रा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, यानी इंडियन नेशनल्स के लिए डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है। ऑल्टरनेटिव फॉर डुअल सिटीजनशिप इंडिया में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोग्राम है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स के लिए नहीं। बेनिफिट्स क्या क्या है? मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर इंडिया विजिट, लोकल पुलिस अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जामिशन, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स में पैरिटी विद NRIs, OCI अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी अगर 26 जनवरी 1950 को सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर किसी इंसान के दादा दादी, नाना नानी या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजन बने तो वो भी OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है डुअल और मल्टी सिटीजनशिप का? पासपोर्ट दोनों कंट्रीज़ का होल्ड कर सकते हैं, दोनों मतलब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीज़ा एग्जम्पशंस मिलते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंदर बनी है। इसका ऑब्जेक्टिव है पुअर, अनप्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रोन इन चीफ होते हैं। मेंबर्स में सिटिंग जज ऑफ SC और CJI द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के डिसीजन को इनवैलिडेट कर दिया है जो बिल्किस बानो केस में 11 कन्विक्ट्स की रेमिशन पर था। सेंटेंस को रिड्यूस करना बिना सेंटेंस के नेचर को बदले रेमिशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 72 आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है पार्डन, रिप्राइव, सस्पेंशन, रेमिट, रिप्राइव,
करने के लिए जब एक पर्सन को कोर्ट मटेरियल या ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो। आर्टिकल 161 गवर्नर का रोल प्रेसिडेंट जैसा होता है लेकिन लिमिटेड टू स्टेट मैटर्स। लीगल बेसिस ऑफ रेमिशन सीआरपीसी के सेक्शन 432 के तहत गवर्नमेंट को पावर है सेंटेंस रेमिट करने का। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रेमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्राउंड सेट किए हैं जिन पर रेमिशन दिया जा सकता है, जैसे ऑफेंसेस का सोसाइटी पर इम्पैक्ट, फ्यूचर क्राइम की पॉसिबिलिटी, कन्विक्ट के परिवार की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा। पैनल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग एससी, सेंटर ने एक कमेटी बनाई है जो पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के बीच बेनिफिट्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कमेटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर ये कमेटी बनाई जाएगी और एक मैथडोलॉजी बनाई जाएगी ताकि जो भी बेनिफिट्स और इनिशिएटिव है वो 1200 शेड्यूल कास्ट के बीच में को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका दे सके। कमेटी के स्कोप के लिमिटेशंस, ये कमेटी रिजर्वेशन के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेगी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि एससीज के सब कैटेगराइजेशन के डिमांड को लेकर ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगराइजेशन के पावर को स्टेट्स के पास होने या ना होने का फैसला करेगी। लीगल प्रेसिडेंट्स क्या है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में? ईवी चन्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005, इस केस में ये कहा गया था कि स्टेट्स के द्वारा शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन इक्वालिटी के राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 को वायलेट करता है। आर्टिकल 341 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है एक लिस्ट बनाने की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन के लिए। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह 2020, एससी ने कहा कि अगर पहले से नोटिफाइड एससी एसटीज की लिस्ट में बेनिफिट का क्वांटम डिसाइड करते हैं तो उसमें नहीं कहा जा सकता और स्टेट्स ये कर सकती है। जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नरेन गुप्ता 2018, इस केस में एससी ने क्रीमी लेयर का कंसेप्ट एससीज के अंदर भी प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपहोल्ड किया था। एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट, एक्सपर्ट्स से मानते हैं कि आर्टिकल 16 सब पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को पहले ही ये पावर देता है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास अंडर रिप्रेजेंटेड हो तो उसके लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सके। एमपीलेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, एमपीलेट्स एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ई साक्षी मोबाइल ऐप, ये एप्लीकेशन एमपीज को इनेबल करता है कि वो एमपीलेट स्कीम के अंडर प्रोजेक्ट्स को प्रपोज, ट्रैक और ओवरसी कर सके। इस फंड का यूज ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाने के लिए होता है जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा एरियाज में। एससी एसटीज के लिए अलोकेशन, एमपीलेट्स के एंटाइटलमेंट का एटलीस्ट 50% फंड उन एरियाज के लिए अलोकेट किया जाता है जहां शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है और 7.5% फंड वहां के लिए जहां पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रहती है। ये फंड्स नॉन लैप्सिबल होते हैं, यानी अगर पैसे का इस्तेमाल नहीं होता तो वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इंस्पेक्शन, हर साल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आ रहे कम से कम 10% प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी साब इंडिया में अपनी तरह का पहला एडवाइजरी बॉडी है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डिफेंस में सेटअप किया गया है। NIST डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करता है। साब का पर्पस, ये बॉडी मिनिस्ट्री को अपनी स्कीम्स के लिए सोशल ऑडिट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में मदद करेगा। साब का गोल सोशल जस्टिस सेल के मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करना है जो सोशल ऑडिट्स यूनिट्स के पार्ट में है। सोशल ऑडिट्स एक प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोग्राम या स्कीम की एग्जेम्पशन और असेसमेंट होती है। इस प्रोसेस में लोगों की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जहां वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर करते हैं। सोशल ऑडिट के की प्रिंसिपल्स जानकारी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑडिट। यूनियन गवर्नमेंट ने सोशल ऑडिट का प्रोविजन अपनी कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मनरेगा,